नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये आपकी काफ़ी ज़्यादा खास क्लास है, क्योंकि मित्र आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। हाँ, एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि इसके पहले गाइस हमारी कई सारी मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे आपकी रीजनिंग की मैराथन क्लास हो गई है, एसएससी जीडी स्पेशल मैथ की गाइस फौजी मैराथन क्लासेस आपकी हो गई हैं। इसके अलावा गाइस जीके की 7.5 घंटे की मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी की मैराथन क्लास आपकी हो चुकी है। एसएससी जीडी के लिए हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, और सारी वीडियोस की लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जा करके जिस भी वीडियोस को देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे गाइस कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। क्योंकि इसमें हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हैं, तो थोड़ी लंबी क्लास ज़रूर होगी। लेकिन गाइस आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो बहुत जल्दी हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। एक बात आपको और बताना चाहेंगे गाइस कि इसमें हम आपके जीके की क्वेश्चंस एंड देन गाइस आपका हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बाकी आपका जो गाइस रीजनिंग के क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के, इस प्रैक्टिस सेट के, और जो आपके मैथ के क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। 5 के 5 प्रैक्टिस सेट का एक ही वीडियो में रीजनिंग और मैथ आपका करवा दूंगा, ठीक है। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। बाकी गाइस पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। गाइस यहाँ पर देखिए, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हुएनसांग। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हो रहा था गाइस, अंग्रेज और जो अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे इनके बीच हो रहा था, तो उसमें सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मीर जाफर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मीर जाफर। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि मीर जाफर ने धोखा दिया था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं इसके लिए 2-3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। यानी कि जो गाइस समाचार पत्र केसरी है इसके संपादक कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। देखिए गाइस, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, जो गाइस केसरी समाचार पत्र है इसके जो संपादक थे ये कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या कह रहा है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। जो भारतीय मरुस्थल है इसे क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय मरुस्थल को गाइस कहा जाता है थार मरुस्थल। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो भी मित्र बता रहे हैं थार मरुस्थल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। जो भी बता रहे हैं सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसीलिए। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। कहने का मतलब है कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है गाइस, ये कौन सा है, यानी नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे अमरकंटक से, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। गाइस आप जानते हैं कि नीति आयोग का जो पुराना नाम है गाइस, कहा जाए इसका जो प्राचीन नाम है वो है योजना आयोग। हालांकि इसे गाइस बदल करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है गाइस, तो कहा जाएगा वो हो जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। जो गाइस MS स्वामीनाथन है, उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1976 में, यानी कि 1976 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहेंगे कि रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन अगर संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप कहेंगे कि न्यूटन के गतिविषय का तीसरा नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के तहत। मेरे प्यारे भाई न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु पर अगर आप कोई धक्का या पुश करेंगे गाइस, तो वो वस्तु भी आपको उतना ही फोर्स या पुश करेगी जितना आप उसके करेंगे, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस पे लगता है, इसी वजह से न्यूटन के गतिविषय के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसको आप देखिए, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा तो गाइस आप इतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि वाहन में जो गाइस पश्च दर्पण होता है उसे में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, यानी पीछे की वस्तुओं को जो मिरर दर्पण होता है उसमें गाइस हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण है, आपसे ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोकार्बन का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका इजी बहुत है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर नहीं बता पाते हैं। कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है गाइज, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर शुतुरमुर्ग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 206, यानी कि 206 हड्डियाँ। अगर गाइस कहा जाए कि जो शिशु होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हड्डियाँ कितनी होती है, तो आप कहेंगे गाइस 300। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडन। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बाइडन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, जो बाइडन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है।
मेरे प्यारे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसे कहा जाता है, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं प्यारे मित्र, रेड क्लिफ। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर मैकमोहन है ये भारत और चीन के बीच है मैकमोहन, ठीक है। बाकी गाइज डूरंड जो है ये किसके मध्य है, और जो पाक जल मध्य है ये किसके मध्य है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, येन जो है ये किस देश की मुद्रा है। गाइस आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि येन जो है ये किस देश की मुद्रा है। कहने का मतलब है कि येन जो है ये किस देश की करेंसी है। गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मुझे इसको भी हाईलाइट करना चाहिए था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब देखिए गाइस, येन जो है ये किस देश की मुद्रा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, येन जो है ये आपके जापान की मुद्रा हो जाएगी। बाकी गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की कैपिटल क्या है, यानी कि जापान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे टोक्यो। टोक्यो जो है गाइस ये जापान की राजधानी है। बाकी वहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो येन है, आप इसको याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है गाइस ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 जून। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। कहने का मतलब है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर मैं आंसर टिक कर दूं तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। आप कमेंट्स में अभी के अभी बता दें, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है ये लिखी गई है MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आप कहते हैं महात्मा गांधी। बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंद स्वराज जो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी गाइस डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं SSC GD परीक्षा में GK या GS के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। बाकी गाइज आपके अब हम बढ़ते हैं हिंदी की क्वेश्चन की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट का हिंदी क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी नए आए हैं, जो भी पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। चलिए बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपको गाइज यहाँ पर जो रेखांकित खंड है, और रेखांकित खंड में क्या है, प्रमाण, ठीक है। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अब इस प्रमाण के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, तुम्हारी बातों का कोई भी साक्ष्य नहीं है। क्या होना चाहिए, तुम्हारी बातों का कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो मित्र यहाँ पर क्या होगा आपका साक्ष्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। जल्दी से आंसर दें। जिससे गाइस आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए गाइस मैं कोई भी नाम ले लूं, मान लीजिए गाइस मैं श्याम लेता हूं। श्याम ने जैसे ही कोबरा देखा उसके रूह कांप गए। ये गाइस एक वाक्य प्रयोग है, और रूह कांपना इस मुहावरे का अर्थ है मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत डरना। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र, बहुत डरना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। कहने का मतलब है जान हथेली पर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गाइस मैं थोड़ा छोटा भले ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन गाइस आपको दिख रहा होगा, हालांकि बहुत क्लियर क्वेश्चंस मैंने आज के किए हैं। जान हथेली पर रखना इस मुहावरे का अर्थ है कि जान को संकट में डालना। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस जान हथेली पर रखना मतलब है जीवन को संकट में डालना। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं गाइस कि महादेव का पर्यायवाची कौन सा है, बताएंगे। ने दिए गए शब्दों में से महादेव के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4।
माय फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, महादेव का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा शंकर। यानी कि शंकर जो है ये महादेव का पर्यायवाची है, भोलेनाथ भी महादेव का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काम से जी चुराने वाला के लिए एक शब्द होगा। काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए गाइस, काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा, वो होगा काम चोर। क्या होगा, काम चोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, काम चोर। यानी कहते हैं ना, अरे यार तुम तो बिल्कुल काम चोर हो, है ना, यानी कि काम से जी चुराते हो, उसे कहा जाता है काम चोर। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम चुने। गाइस आपको बताना है कि शोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या फिर कहा जाए शोक का विलोम क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्र एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि गाइज देखो मैं बार बार कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो अपने हैं, जो मित्र अपने हैं, जो भी प्यारे भाई बहन अपने इस परिवार से जुड़े हैं, वह सभी मित्र बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि हो सकता है कहीं आपसे भूल हो गई हो, आपने लाइक ना किया हो। तो मित्र मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फर्ज है, ये आपका इतना कर्तव्य है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। गाइस केवल एक अंगूठे दबाने के काम है बस, ठीक है, इससे आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। अब देखो शोक का गाइस आपसे पूछा क्या जा रहा है, विलोम। मेरे प्यारे भाई शोक का विलोम होगा हर्ष। क्या होगा, हर्ष। ठीक है, सौभाग्य का दुर्भाग्य, ठीक है, सौभाग्य का दुर्भाग्य और सुख का दुख। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सखी वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अतिथि ग्रह जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अतिथि ग्रह किस तरीके से लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अतिथि गृह जो है ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से इसको देख सकें। ओके, ये गाइस आपका हाईलाइट हो चुका है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि संधि विच्छेद के लगभग क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन चलिए देख लें, क्या पता आ ही जाए। हालांकि गाइस इसके तो कहा जाए तो मान कर चलो गाइस कि 85% चांस है कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा संधि, अब देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसलिए कह रहे हैं गाइस कि नहीं आएगा क्योंकि अगर आप इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस को मैच करोगे तो इसमें संधि से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ना। तो मेरे प्यारे भाई जो इंग्लिश में आपका सिलेबस है वही आपका हिंदी में है, उतना ही आएगा। हालांकि इसमें दिया गया है, तुम देख लेते हैं, कोई रिएक्शन थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना। बिल्कुल संधि विच्छेद सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई रमेश का गलत है, क्योंकि रमाधन ईस होता है, रमेश जो है ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ये गाइज आपका इंपॉर्टेंट है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आह्लाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, आह्लाद जो है गाइज ये विषाद का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भैया बहुत बढ़िया, देखो किरण का पर्यायवाची होता है आपका अंशु भी होता है, रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पंचवटी जो है ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पूछा जा रहा है गाइस। आप क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में गलती होती है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ। अब बताओ इसमें अशुद्ध कौन सा है।
अब गाइस अगर आप पहले ऑप्शन को ही चेक करोगे तो इसी में आपको गलती मिल जाएगी, क्योंकि सारे देश भर यहीं पर गलती है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई होना चाहिए सारे देश में यह बात फैल गई, या गाइस सारा अगर हटा दिया जाए तो कहा जाएगा देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध रूप होगा देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, तो यही आपका शुद्ध दिया गया है। ए आंसर आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। कहने का मतलब है ए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गाइस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से ए ही आपका राइट होगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है गाइस, इसका राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा दीर्घ संधि है। बी आंसर आपका राइट होगा। इस पर हम टाइम नहीं देंगे गाइस, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला, कमल का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो मेरे प्यारे भाई। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर गाइस कमल के पर्यायवाची की बात करें तो जो भी जल का पर्यायवाची होता है उसमें अगर आप पीछे जो प्रत्यय जोड़ देंगे गाइस तो आपका कमल का पर्यायवाची तैयार हो जाएगा, क्योंकि ज मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका कहा जाए कि कमल का पर्यायवाची तो आपका होता है गाइस पंकज। पंकज यानी पंक मतलब होता है कीचड़, और जो मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कहने का मतलब है कमल। सरोज ये भी आपका होता है। इसके अलावा गाइस नीरज भी होता है, अंबुज भी होता है, तोयज भी होता है। ठीक है, अरविंद भी आपका कमल का ही पर्यायवाची होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अरविंद जो है गाइस ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, जल्दी से आंसर दो मेरे प्यारे भाई। ध्यान दीजिएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर, और जो कभी ना मरे उसे कहा जाता है अमर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाएगा। गाइस अब आपके सामने यहाँ पर गद्यांश आ चुके हैं, और ये हमें लगता है थोड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है क्या। चलिए इतना ही बड़ा है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पूरा पहले पढ़िएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। 4-5 सेकंड का पहले आप समय ले लो। ठीक है, 4-5 सेकंड नहीं गाइस, मैं आपको 6-7 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आराम से देखिए और आंसर दीजिए। पहले का क्या होगा, बिल्कुल सही है। देखो पहला अगर आप चेक करो यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा, जो गाइस प्रदूषण है ये आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। यहाँ पर क्या होगा, अभिशाप। ठीक है, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिर देखते हैं अगला, देखो यहाँ पर अगर कहो गाइस तो मैं अभिशाप लिख देता हूँ। फिर तो यहाँ पर गाइस मैंने लिख दिया, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अभिशाप है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं जो 2 में गाइस, यानी कि 17 नंबर में क्या भरना है। गद्यांश में संकेतित 2 के लिए गाइस, 2 के लिए देखते हैं, प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हुई है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका, समस्याएं पैदा हुई हैं। फिर देखते हैं, जिसे समय रहते न गया तो, यानी कि जिसे समय रहते रोका ना गया तो। फिर देखते हैं, वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न, यानी कि प्रदूषण के तत्व जो हैं ये मनुष्यों द्वारा उत्पन्न पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, भूमि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी आदि हो सकते हैं। हालांकि गाइस देख लेते हैं, पदार्थ हो सकते हैं। यहाँ पर पदार्थ में दिया गया है। ठीक है, तो पदार्थ होगा आपका, पदार्थ हो सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके दिए गए थे गाइस, ये आपको पीडीएफ मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए मित्र आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं गाइस अगले सेट की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वह एक बार पहले लाइक जरूर कर दें, ताकि गाइस हमारा हौसला और भी बढ़ सके और मैं आपके लिए और भी मेहनत कर पाऊँ। तो प्लीज़ जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वह सभी मित्र एक बार लाइक जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं, वेबर जो है ये किसकी इकाई है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर दीजिए।
मेरी प्यारी भाई ध्यान दीजिएगा, वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित हुआ और जो सबसे पुराना दल है और वो कई बार विभाजन का सामना भी कर चुका है? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई है। और मेरे प्यारे भाई इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ए वो ह्यूम के द्वारा। और एक कहाँ पर की गई गाइस, तो मुंबई में। ओके, आगे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि गाइस आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। देखो, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में पहले सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोद्ध पुरुष भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिवस इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। भारत रत्न पाने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिवस इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। राइट क्या हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की नृत्य शैली इसमें से कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें माचा जो है ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली हो जाएगी। माचा जो है ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली हो जाएगी। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? गजब का क्वेश्चन है आपके सामने। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? राइट हो जाएगा कोलकाता। ए आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? गजब का क्वेश्चन है, तांबे का एक अयस्क खनिज है। हाँ, एक बात आपको बताना चाहेंगे गाइस कि आपसे जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क आपको बताना है। देखो, एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है गाइस ये होता है बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। बॉक्साइट ये होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। ओके मित्र, बाकी गाइस अगर तांबे के अयस्क की बात की जाए तो इसमें जो तांबे का अयस्क है वो है चाल्कोसाइट। क्या है? चाल्कोसाइट जो है ये तांबे का अयस्क हो जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1529 के घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? जब 1529 का घाघरा का युद्ध हो रहा था तो उसमें मुगल बादशाह ने किसे हराया था? मेरे प्यारे भाई 1529 में बाबर ने लड़ा था घाघरा का युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, जानते हैं गाइस, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महमूद लोदी को, यानी कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने डियर फ्रेंड्स की एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। मेरी प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र जो होता है वो होता है CH3CN। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। देखो मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा गाइस कि हमारा टारगेट है कि कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करना, कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करना। तो इसी वजह से गाइस आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी यानी कि फास्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएँ।
अब अरब सागर में गिरने वाली नदी इसमें से है गाइस आपकी, वो हो जाएगी माही। माही जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही नदी जो है गाइस ये आपकी अरब सागर में गिरती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, जबड़ा जो है ये किसका भाग है? जल्दी से आंसर देंगे, जबड़ा जो है ये किसका भाग है? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जबड़ा जो है गाइस ये खोपड़ी का भाग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खोपड़ी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? आप जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। v = u + at ये गति का पहला समीकरण होता है। और गाइस आपका यस बराबर ut + 1/2 at² ये जो होता है ये गति का द्वितीय समीकरण होता है। b² = u² then 2a जो है ये गति का तीसरा समीकरण होता है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमसे पूछा कहा जा रहा है कि जो सही समीकरण है, इसमें अगर आप देखो गाइस तो 2s = 2ut + 1/2 at² जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि v जो आपका यस बराबर होता है वो होता है ut + 1/2 at²। अगर आप गाइस इसका आच्छादन प्रच्छादन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगला, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वो किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई गैनीमेड जो है अब तक के सबसे बड़े सौर प्रणाली का चंद्रमा है, और ये गाइस बृहस्पति यानी कि जुपिटर का परिक्रमा करता है। बृहस्पति का ये गाइस जो है ये उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, गैनीमेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? आपको बताना है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके सामने भले ही थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये आपके थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है? गाइस आप एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये गाइस आपका क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ही हाईलाइट करेंगे, क्या फ़ायदा पूरा करने से? क्या हो रहा है यार ये? बिल्कुल, अब देखो गाइस इसमें लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है गाइस इन्होंने लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। मेरे प्यारे भाई जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है गाइस ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और गाइस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया किसे गया था आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये देविका रानी को दिया गया था। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2012 से लेकर के 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे वो गाइज रहे थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और उसके बाद गाइज जो 2017 से लेकर के 2022 तक गाइज कहा जाए तो कौन रहे? वो थे गाइज रामनाथ कोविंद। ठीक है, और उसके बाद गाइज अब वो बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जो अमृत योजना का पूरा नाम है यह है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन 1 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर भवानी देवी। करेक्ट क्या हो जाएगा, भवानी देवी जो है गाइस ये अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं भवानी देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के दूसरे सेट में दिए गए थे, कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब तक हमने दूसरे सेट के यानी कि कुल मिलाकर के 20 से 60 यानी 60 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। अब बढ़ते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है मैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। बढ़ते हैं गाइस हम इसके बाद अपने हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी गाइस आप देख पा रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या हिंदी और जो आपका गाइस जीके ये मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। बाकी आपकी जो मैथ और रीजनिंग है ये आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। हालांकि मैं गाइस आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये आपका कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद में 5 के 5 प्रैक्टिस सेट का मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास हमारी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसका फायदा उठा पाएं। आगे बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई आपके सामने आ गया हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2023 का। चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का गर्व है, अपमान है, मान है या संदेह है, क्या भरा जाएगा। भैया देखो अगर गर्व होगा ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो बताएंगे मुझे नैना पर चोरी का क्या होगा। मेरे प्यारे भाई मुझे नैना पर चोरी का संदेह होता है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, संदेह है। गर्व भैया कभी भी नहीं होगा, है ना। गर्व अगर हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ होता चला जाएगा। तो देखो मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, संदेह है, यानी कि कहा जाए शंका प्रशंका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्या बताएं थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ी छड़बड़ी हो जाती है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा उचित विकल्प का चयन करें। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। अब मेरे प्यारे भाई इस भर्ता के स्थान पर हम क्या भर सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे भाई तो इस भर्ता के स्थान पर क्या भरा जाएगा ये पूछा जा रहा है आपसे ना। देखो गाइस अगर ये भ्राता होता, अगर ये भ्राता होता तो आप भ्राता के स्थान पर भाई कर सकते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई इस भर्ता का मतलब जो होता है ना ये होता है पति। क्या होता है, पति। तो उसका पति यहाँ पर क्या होगा, उसका जो पति है वो अच्छा शिक्षक है। तो भर्ता के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, पति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोल के डैश बढ़ गए हैं। गाइस आपको बताना है कि इसमें हम क्या भर सकते हैं। पेट्रोल के नाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, शाम बढ़ गए हैं या कीमत बढ़ गए हैं। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। देखो गाइस आपको बताना चाहेंगे अगर यहाँ पर देखा जाए तो नाम और शाम तो होगा नहीं, पहली बात। बाकी गाइस दाम और कीमत में आप चेक कीजिए, अगर यहाँ पर बढ़ गई गए के स्थान पर गई शब्द होता तो आप कह सकते थे कि कीमत हो सकता है, लेकिन गए हैं तो गाइस यहाँ पर होगा पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 95 रुपये लीटर इस समय मिल रहा है ना गाइस, 110 से थोड़ा सा कम हुआ है। आगे, समता को पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर दीजिए। समता, समता का पर्यायवाची मेरे प्यारे भाई देखो जो समता का पर्यायवाची होता है वो होता है बराबरी। क्या होगा, बराबरी होगा। समता का पर्यायवाची होगा बराबरी। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समता का पर्यायवाची बराबरी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। रोगी का विलोम आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है, रोगी का विलोम। मेरे प्यारे भाई अगर देखा जाए तो रोगी का विलोम होगा आपका, वो हो जाएगा निरोगी। योगी का होता है भोगी, ठीक है, और रोगी का हो जाएगा निरोगी। हालांकि यहाँ पर निरोग लिखा गया है तो निरोग भी आप क्लिक कर सकते हैं, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। हालांकि शुद्ध रूप से कहा जाए तो निरोगी होगा। रोग का निरोग होता है और रोगी का निरोगी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ पर है। गाइस ये जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको गाइस अच्छे क्लियर समझ में आ जाए। ये जो गाइस तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, इसमें त्रुटि कहां पर है आपको ये बताना है। बताओ जल्दी से आंसर बताओ।
अब देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। क्या होना चाहिए? तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है होना चाहिए, ना कि किए हैं। राइट क्या होगा मित्र? किए हैं गलत दिया गया है, जो कि त्रुटि वाला हो जाएगा। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही होगा। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द होगा। शरण में आया हुआ, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो, शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द, यानी कि शरणागत। क्या होगा? शरणागत करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हंस वाहिनी किस तरीके से लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। हंस वाहिनी किस तरीके से लिखा जाएगा? चलो मैं तो 4-5 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से सोच लो, समझ लो। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। भैया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। देखो गाइस, अगर देखा जाए तो हंस वाहिनी जो है ये ऑप्शन नंबर 3 की तरह लिखा जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर समझ में आ जाए। हंस वाहिनी, ज्ञानदाहिनी, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। आगे, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। अब इस जरूरी को अगर हमें प्रतिस्थापित करना है तो सबसे ज़्यादा उचित विकल्प क्या होगा? बताएं। मेरा मित्र, इस जरूरी के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? बताओ मित्र, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। मेरा मित्र जो है वो आवश्यक काम में व्यस्त है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक काम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, और इसका भी निपटारा कर देते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मेरे प्यारे भाई, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। आपको बताना है त्रुटि किसमें है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। मित्र गलती तो इसमें है ही, और है कहाँ पर? इसको देख लो। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है होना चाहिए, ना कि होती है। होना क्या चाहिए? होता है। करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 4 में गलती है। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। थोड़ा सा इसमें जैसा लगता है हाईलाइट अलग कर दिया गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, और ये रहा आपके सामने। और अब आप इसका आंसर बताएं। नाक में नकेल डालना, इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। नियंत्रण में करना। राइट क्या होगा? नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालने का अर्थ है नियंत्रण में करना। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य आपके सामने है। कहने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसमें बताओ गाइस, पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, या गाइस कहने की आवश्यकता या नहीं है? इसमें गलती मतलब कहाँ है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल सही है। पुरुष किंतु नारी गलत भैया, पुरुष किंतु नारी नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा इस तरीके से, कहने की आवश्यकता नहीं है पुरुष, सॉरी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ये होना चाहिए। किंतु गलत यहाँ पर है, किंतु नहीं लगेगा। ऑप्शन 3 में त्रुटि है। चलो आगे। मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। अब बताओ भैया, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये होगा? या फिर मोहन स्कूल जाता है यदि मन लगाकर पढ़ता है? गलत। मोहन स्कूल जाता है किंतु मन लगाकर पढ़ता है, या मोहन स्कूल जाता है परंतु मन लगाकर पढ़ता है? देखो भैया, अगर चेक करो आप तो इसमें किंतु, परंतु, यदि, फदी सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ताकि नाम होगा और हम क्या होंगे गाइस, मतलब नौकरी वाले होंगे, है ना, शिक्षित हो जाएंगे, मेधावी हो जाएंगे, बढ़िया नंबर पा जाएंगे, गाँव में नाम होगा, पाटीदार। बस समझ जाओ। अब गाइस, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है,
मन लगा कर पढ़ता है और यहाँ पर जुड़ेगा। राइट क्या हो जाएगा? ए आंसर। चलो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। हाथ से लिखा हुआ, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? देखो, हाथ से लिखा हुआ उसे एक शब्द में कहा जाता है हस्तलिखित। जैसे गाइस आपने पढ़ा होगा कि राय बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान हस्तलिखित किया, यानी हाथों से लिखा। तो मेरे प्यारे भाई, हाथ से लिखा हुआ उसे एक शब्द में हस्तलिखित कहा जाएगा। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीतल वायु चल रही है। मेरे प्यारे भाई, शीतल को प्रतिस्थापित करना है। बताएंगे शीतल के स्थान पर हम क्या फिलअप कर सकते हैं। शीतल वायु चल रही है। अब देखो गाइस, अगर आप चेक करो यहाँ पर तो देखिए शीतल वायु चल रही है, मतलब गाइस ठंडी वायु चल रही है। ठंडी होगा आपका यहाँ पर, ठंडी। ठीक है। और गाइस वायु जो है ये अनल का पर्यायवाची है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। 2 3 4 5 6 7 8 10 सेकंड का समय ले लो और जल्दी से आंसर दो। ठीक है। हाथ पांव फूलना, मेरे प्यारे भाई, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। ठीक है। राइट क्या होगा? घबरा जाना। राइट क्या हो जाएगा आपका? घबरा जाना। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। प्रधानमंत्री किस तरीके से लिखा जाएगा? घना आसान क्वेश्चन है मित्र, जल्दी से आंसर दो। अरे भैया, घना आसान क्या कहा जाए? बिल्कुल खिचड़ी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। प्रधानमंत्री किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की सही वर्तनी आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। एंड जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे और क्लासेस को भी मित्र तक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री जो है ये गाइस ऑप्शन नंबर 4 की तरह लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दिल्ली से डैश आया। अब आपको बताना है, वह दिल्ली से आज आया, चल आया, थोड़ा आया, ज़्यादा आया। भैया, वह दिल्ली से आज आया है, भरा क्या जाएगा? आज बिल्कुल सूटेबल भरा जाएगा। राइट क्या हो जाएगा? वह दिल्ली से आज आया है और पाव भर मिठाई लाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सजीव का विलोम आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। सजीव का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए मित्र। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजीव। सजीव का विलोम हो जाएगा आपका, हो जाएगा निर्जीव। करेक्ट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न का पर्यायवाची है। प्रयत्न का पर्यायवाची आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो गाइस, यहाँ पर प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची पूछा गया। कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, प्रयत्न करो, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, यानी प्रयास करो। प्रयत्न का पर्यायवाची जो होगा, समानार्थी शब्द होगा, वो होगा प्रयास। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गाइस आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस हिंदी के भी। तो अब तक गाइस मैंने 40 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी गाइस आपका 40 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हो चुका है, यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, लग रहा है मैं मेहनत उनके लिए कर रहा हूं, जो भी अपने प्यारे भाई बहन हैं, अपने मित्र हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, जो अपना समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, वह सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक कर दें। और जिनको लगता है कि इस बार 2023 में सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे मेरे प्यारे भाई, एक सीट पर कब्जा हम कर ही लेंगे, इस बार सरकारी नौकरी जरूर होगी, तो वह सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। और ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में इस बार सरकारी नौकरी हमारे हाथों में होगी, इसको गाइस देखते हुए अपने जज्बे में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई, आपके सामने अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम आपके जीके के 20 क्वेश्चन इसमें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। और देखो मित्र, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं और केवल एक ही उम्मीद के साथ कि आप क्लास को लाइक करेंगे और हमारा कुछ सपोर्ट करेंगे। ना तो आपसे एक पैसे लिए जा रहे हैं,
ना आपसे गाइस जो पीडीएफ्स दी जा रही है उसके रुपए लिए जा रहे हैं, जो बुक्स दी जा रही है उसके भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, जो पीडीएफ मैं देता हूँ उसका भी पैसा नहीं लेता हूँ, जो क्लासेस आपको दी जाती हैं बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, जो कुछ भी मैं आपके लिए करता हूँ बिल्कुल फ्री में करता हूँ। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को फ्री में लाइक तक नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं ना, अब आप समझ गए हैं कहना क्या चाह रहे हैं। अब गाइस बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद कर देंगे। चलिए आंसर दिख गया है, लेकिन नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि करने में तो नकल आप वेक्टर हो, चलो कोई बात नहीं। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इसमें मध्य में कौन रहेगा बताओ? सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, तभी तो गाइस चंद्र ग्रहण लगेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा पृथ्वी। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला की रचना किसके द्वारा की गई? बताओ। जो अमार सोनार बंगला है गाइस, इसकी रचना जो है ये किसके द्वारा की गई? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। अमार सोनार बंगला, इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई? हमारे यहाँ के राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं गाइस वो कौन है? वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। अमार सोनार बंगला जो है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो ये गाइस आपका हो जाएगा ए आंसर, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? बताएं। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? इसका आंसर आप बताएंगे, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताओ जितना जानते हो। देखो, हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किसने किया था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शेर शाह शूरी। शेर शाह शूरी, राइट हो जाएगा आपका शेर शाह शूरी ने, ऑप्शन 4। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? बताओ। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव जो है ये लोग करते हैं? यानी कि गाइस कहा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक यानी अपने हिसाब से अपने निर्णय, या गाइस कहा जाए तो आप अपने हिसाब से अपना खुद का शासक चुन सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये ठीक ठाक व्यक्ति हैं या नहीं, इनको हमारे यहाँ का शासक राजा महाराजा बनाना चाहिए या नहीं, प्रधानमंत्री मंत्री बनाना चाहिए या नहीं। तो इसे कहा जाता है लोकतांत्रिक। प्रजातांत्रिक होता है जिसमें गाइस आप ना कर पाए अपने हिसाब से, है ना। राइट क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आएगा? बताओ। राइट हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो होता है गाइस, यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा उद्योग जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भी यहाँ पर कपड़ा उद्योग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? राइट हो जाएगा पूंजीवादी, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर का उदाहरण क्या है? उत्पाद शुल्क या चुंगी कर या आय कर या गृह कर? बताओ। कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? यहाँ पर आयकर आपका हो जाएगा, 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया? अनुच्छेद नंबर 1 में। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? बताइए। प्राचीन महाजनपद मतलब प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे?
प्राचीन भारत में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, जिसमें गाइस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बात की जाए तो मगध महाजनपद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं। अब यहाँ पर आपको गाइस बताना है, और ये रहा पूरा का पूरा 4 नंबर भी आपको दिखाना होगा, तो थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप देखिए, बताइए पहले गाइस क्या होगा। पहले खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद लोदी। तो क्या होगा, पहले खिलजी यानी ए, फिर होगा तुगलक यानी सी, फिर होगा लोदी यानी बी। ए सी बी यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है। देखो गाइस, इसमें नगदी फसल आपका वो है कपास, मूंगफली, चाय, गन्ना, ये सभी जो है गाइस ये आपके नगदी फसल होते हैं। लेकिन ज्वार जो है ये नगदी फसल नहीं होता। ज्वार जो है ये नगदी फसल नहीं होता। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। आगे, पृथ्वी की सतह को कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2/3 हिस्सा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। 2/3 हिस्सा जो है ना ये जल से ढका हुआ है। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। मतलब गाइस ओलंपिक खेलों में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पीवी सिंधु। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। गाइज सिंधु ने रियो 2016 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जो है ये गाइस इन्होंने जीता था महिला बैडमिंटन में। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो जो है ये किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। सांगपो किस नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक को क्या कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं। जो नर युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है शुक्राणु। जो नर युग्मक होता है उसे कहा जाता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17। गाइस इसमें अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका में ही केवल होती है। एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी गाइस पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, किसे कहा जाता है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हिंदी में नाम गाइस आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सूत्र कणिका। ये गाइस इसका हिंदी नाम होता है। आगे, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करता है। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में कौन विभाजित करता है। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में कौन विभाजित करता है। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये गाइस आपका एक प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। और प्रिज्म जो है ये सूर्य के प्रकाश को 7 किरणों में विभाजित करता है, जिनको याद हम रखते हैं विव ग्योर के क्रम में। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस प्रिज्म। प्रिज्म जो है ये 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है। जल जो है जल वाष्प में किस तापमान पर परिवर्तित होगा, 373 केल्विन पर। 373 केल्विन पर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें से आपको बताना है कौन एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है गाइस आपका ये इनपुट डिवाइस होता है। बाकी गाइस स्पीकर और प्लॉटर ये जो है ये दोनों ये आपके आउटपुट होते हैं। तो बी एंड सी दोनों यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके ये भी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आ गया है हिंदी का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे पहले क्लास को लाइक कर दें, और जिन्होंने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी मित्र पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
ठीक है। और एक बार सभी मित्र अपने सभी प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर कर दें। जो भी आपके मित्र, आपके प्यारे भाई बहन गाइज एसएससी जीडी में अप्लाई किए हैं, ऑनलाइन किए हैं और इस बार नौकरी लेना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। प्रशंसक का विलोम होगा, वो होगा आपका निंदक। क्या होगा? निंदक। प्रशंसक का विलोम होता है निंदक। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान गाइस कहा जाए तो संदर्भ, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। संदर्भ यहाँ पर आपका बिल्कुल सुटेबल होगा। जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसका परिणाम न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा आपका गाइस, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अपरिमेय। हालांकि गाइस ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए जिसको मापा ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाएगा, ठीक है। और जिसको मापा जा सके उसे परिमेय कहा जाएगा। चलो, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। अब इसे तकलीफ के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी होने वाली है, कष्टदायी देने वाली है, ये भी आपका हो सकता है। तो कष्टदायी आपका राइट होगा। आगे, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको एक बात बता दें गाइस कि ये क्वेश्चन अभी पिछली बार पूछा गया था, उसमें इस तरीके से पूछा गया था, तलवार की डैश पर चलना को भरे। फिर गाइज आपके नीचे ऑप्शन दिया गया था धार पर, नोक पर, और फिर गाइज एक ऑप्शन और दिया गया था। क्या दिया गया था? धार पर, नोक पर, और अरे क्या था, एक और था, शायद याद नहीं आ रहा है। तो गाइज ये आपके सामने ऑप्शन थे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो गाइज नोक पर मार दिया था, नोक पर कुछ बच्चों ने मार दिया था, जो कि गलत था। क्योंकि आपने देखा तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है। और तलवार की धार पर चलना यानी कि गाइस कहा जाए तो संकटपूर्ण या कठिन काम करना। क्या होगा? संकटपूर्ण कठिन काम करना, यानी ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। तलवार की धार पर चलने का मतलब है संकटपूर्ण कठिन काम करना। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। आगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। अब आपको बताना है इसमें सही क्या होगा, मतलब गलती किसमें है आपको बताना है, और उससे दो वाक्य कैसे बनेगा ये भी आपको बताना है। जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं ना, अपनी जबान को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो झगड़ा होता है किसी एक दूसरे से तो कहते हैं भाई तुम अपनी जबान को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्या कहते हैं? अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा नहीं तो होगी क्यों दे दिया गया? गलत दे दिया गया ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, होगी नहीं होगा होना चाहिए, तो ठीक नहीं होगी यही गलत है आपका। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा? अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, ये होना चाहिए। आगे, उत्सुक का पर्यायवाची है। उत्सुक का पर्यायवाची गाइस, उत्सुक का पर्यायवाची होता है आतुर। क्या होता है? आतुर। आतुर का मतलब या उत्सुक का मतलब होता है गाइस कि जानने की इच्छा या जिज्ञासा कहा जाए, जिज्ञासु कहा जाए, ठीक है। अब देखो कहते हैं ना कि मैं इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए उत्सुक हूं या आतुर हूं, है ना। तो राइट क्या होगा? उत्सुक या आतुर। ए आंसर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दृष्टि किस तरीके से लिखा जाएगा? हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कहा जाए घना आसान क्वेश्चन है। घना क्या कहा जाए गाइस? महाघना क्वेश्चन आसान है। बताओ, जल्दी से आंसर दो। अब देखिए यहां पर सही वर्तनी वाले शब्द में दृष्टि जो है गाइस, ये आपका ऑप्शन 4 की तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा वर्षा। बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो कहते हैं अतिवृष्टि हो रही है, और वर्षा ही ना हो तो कहा जाएगा अनावृष्टि हो रही है। वर्षा नहीं होने की वजह से अनावृष्टि, और अगर वर्षा ज्यादा होती है तो अतिवृष्टि। तो राइट क्या होगा? अनावृष्टि। ये गाइस अतिवृष्टि का विलोम है। आगे, आयुष्मान का पर्यायवाची है। कहते हैं ना आयुष्मान भवा। आपने गाइस क्या मतलब, जब गाइस किसी ब्राह्मण या गाइस कहा जाए तो किसी के भी गाइस आपने जब प्रणाम किया होगा तो कहते हैं आयुष्मान भवा। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है? चिरायु। चिरायु मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि लंबी आयु हो, है ना।
तो राइट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चिरायु। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो कहते हैं जियो, है ना, तो वही होगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। जो व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहा जाएगा? जो व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहा जाएगा, ठीक है। और जो गाइस व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहा जाएगा? अपव्ययी। राइट क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अब शरण में आए के लिए एक शब्द कहा जाए या प्रतिस्थापित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कहो गाइस, आप क्या राइट आंसर भरोगे ये बताओ। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरण में आए के लिए होगा शरणागत। शरण में आए के लिए एक शब्द होगा शरणागत। तो क्या होगा? शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। इस बार अगर एसएससी जीडी की नौकरी हाथों से निकल गई ना तो हाथ मलते रह जाओगे। मतलब बिल्कुल मेरे प्यारे भाई पछताते रह जाओगे। पछताना, हाथ मलते रह जाना यानी पछताना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब राइट क्या होगा? वांछित। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली। वांछित होगा, सेकंड आपका बिल्कुल राइट होगा। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। अब अहंकार से भरा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मंदाग्ध या मंदमुक्त या मदालस या मदपाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। अहंकार से भरा के स्थान पर गाइस कहा जाए तो क्या भर सकते हैं? मदांध। क्या होगा? मदाध। जो गाइस मदांध व्यक्ति है ये समाज में कभी भी आदर नहीं पाता। ए आंसर आपका राइट होगा। चलिए गाइस अगला है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसको भरिए। और ये रहा 16 नंबर और ये रहा पूरा गद्यांश। 5, 6, 10 सेकंड का समय लो और जल्दी से इसको भरो, ठीक है। मैं कुछ देर के लिए शांत हो जा रहा हूँ। बताओ चलो। अब देखो गाइज, अगर देखा जाए यहाँ पर तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब बड़ा क्या होगा? बड़ा अनिश्चित या बड़ा भारी या बड़ा हल्का या बड़ा निश्चित, सभी बढ़ सकते हैं। बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया गाइस, क्या होगा? भारी। देखो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कभी भार भी रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही डैश देखते हैं, भोज की ही शरण लें। क्या होगा? राजा भोज की ही शरण लें। वह विद्वानों को करता है, वह विद्वानों का क्या करता है? सम्मान या आदर करता है। तो वह विद्वानों का आदर करता है, धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के में जाने के लिए निकल पड़े। तो कवि की स्त्री को यह बात क्या आई? पसंद आई। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के क्या होगा? राजा भोज के दरबार में निकल पड़े। ठीक है, तो ये रहा आपका गाइस पूरा क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो गया और जीके का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। गाइस मैंने प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे कंप्लीट किए हैं और आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया पहले तो मैं क्लास को लाइक कर दें। देखो गाइस, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ना तो मुझे कोई पैसा देते हैं और ना ही गाइस आप मुझे कुछ भी डोनेट करते हैं। बस केवल और केवल आपका प्यार मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह पहले लाइक कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आपको यहाँ पर गाइस बताना है विलोम शब्द, और आपको बताना किसका है, आदान। आदान का विलोम क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आदान का विलोम क्या होता है आपका, वो हो जाएगा प्रदान। आदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे गाइस आप यहाँ पर देख लीजिए। विधान का मतलब होता है निर्माण या फिर रचना। निधन का मतलब होता है मृत्यु, और तिरोधान का मतलब होता है अंतर्धान या फिर लोप, या गाइस कहा जाए तो गायब। कुछ इंपॉर्टेंट गाइस अगर अलग से देखा जाए तो अग्रिम का जो गाइस कहा जाए विलोम होता है, ये होता है अग्रिम का विपरीतार्थक जो शब्द होता है, ये होता है अंतिम। ठीक है, यानी आगे का पीछे। अल्पायु का होता है दीर्घ आयु, अनुराग का होता है विराग, आकुंचन का होता है प्रसारण, और उन्नत का होता है औन्नत। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और अगला ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, लौह पुरुष। राइट आपका यही होगा, लौह पुरुष कहा जाएगा। दिखा देते हैं आप यहाँ पर, आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से दिए गए हैं गाइस, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह को एक शब्द में कहा जाएगा दुराग्रह। आंख की बीमारी उसे कहा जाता है दृष्टि दोष। ठीक है, जो अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली उसे कहा जाता है पतिव्रता। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली को कहा जाता है पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ उसे कहा जाता है पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला उसे कहा जाता है पंडित मन्य। आटा पीसने वाली स्त्री को कहा जाता है पीसनहारी। आंखों के समक्ष के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला उसे कहा जाता है फिजूल खर्ची। आय व्यय या लेन देन का लेखा जोखा करने वाला उसे कहा जाता है लेखाकार। अपने परिवार के साथ में जो है उसे कहा जाता है सपरिवार। जैसे गाइज आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ शादी का कार्ड आता है तो आपने देखा होगा उसमें पहले तो गाइज आपके पिताजी का नाम लिखा होता है, और उसके बाद एक कोष्ठक में लिखा होता है सपरिवार, यानी कि पूरे परिवार के साथ आप आमंत्रित हैं। तो सपरिवार का मतलब क्या होता है, अपने पूरे परिवार के साथ। हालांकि लिखने का कोई मतलब नहीं होता गाइज, लिख दो फिर भी लोग आते नहीं है ना, जब तक बिल्कुल गाइज कहा जाए तो प्रार्थना न की जाए। बिल्कुल बात सत्य है। आगे, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, इस लोक से संबंधित। इसे गाइस कहा जाए तो इसका मतलब होता है लौकिक। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, लौकिक। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लौकिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जैसे गाइस आप देख लीजिए। अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द होगा अणिमा। आज के दिन से पूर्व का काल उसे कहा जाता है अनदतन काल, अदनत भूत कहा जाता है। ठीक है, अनदनत भूत कहा जाता है। फिर अध्ययन किया हुआ को कहा जाता है अधीत। आगे बढ़ते, जिसे अनुभव प्राप्त हो उसे अनुभवी कहा जाता है। असंबद्ध विषय का यानी अविवक्षित 8 पद वाला अष्टपदी। अनुमान किया हुआ के लिए एक शब्द होता है अनुमानित। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति। आम का बगीचा के लिए एक शब्द होता है अमराई। आकाश से तारे का टूटना उसे कहा जाता है उपलब्ध। अन्य देश का पुरुष उसे कहा जाता है उपही। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा उसे कहा जाता है इकौता। ठीक है, आगे अगला देखो, इंपॉर्टेंट बहुत है ये भी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, खरीदें, खरीदा या गैस खरीदे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, मैंने एक गाय और एक भैंस क्या होगा यहाँ पर खरीदी। मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मित्र होंगे जो खरीदे नहीं खरीदे लगाएंगे, जो कि गलत होगा। मित्र ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए रिक्त स्थान भरने के लिए, तो गाइस आप सबसे अंत वाला देखा करें। यहाँ पर भैंस एक स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए हमेशा जुड़ता है दी, ई जो है ये जुड़ेगा। ठीक है, तो खरीदी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, नहीं, ये गाइस मतलब आपको बताना है कि
कोई त्रुटि नहीं है जिसमें त्रुटि है, मतलब ये हुआ गाइस कि उस वाक्य का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है या किसमें त्रुटि है बताना है आपको। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो गाइस यहाँ पर अगर कहा जाए त्रुटि किसमें है तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देखो विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। होना चाहिए देश, मैं यहाँ पर गाइस लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको स्पष्ट समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा होता है। देश, 1 मिनट बियारो, 1 मिनट क्या बताएं। देखो यहाँ पर होगा आपका देश सदा विवेकानंद का आभारी रहेगा, ये होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये गाइस ये गलत है, इसका सही वाक्य होगा देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा, इस तरीके से आपका सही होगा। ठीक है, ये गाइस मैंने आपको बताया ना कि बहुत बेहतर ढंग से मैंने आज पीडीएफ बनाई है ताकि आपको एक अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगला है आपके सामने, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन चुनें। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, या कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है इसमें गलती किसमें है या किसमें नहीं है। अब अगर देखा जाए एक तरीके से गाइस तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। 10 आदमियों ने, बिल्कुल सही है। नाव से, बिल्कुल सही है। नदी को पार किया, बिल्कुल सही है। मतलब मेरे प्यारे भाई कोई भी त्रुटि नहीं है। राइट क्या हो जाएगा आपका ए, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ ऐसे मित्र होंगे जो कि गाइस गमा का ऑप्शन डी पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी गाइस आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आप आंसर को लॉक कीजिएगा तो ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमेशा कोई त्रुटि नहीं है, ये जो होता है ये थर्ड ऑप्शन में या गाइस कहा जाए फोर्थ ऑप्शन में होता है। लेकिन देखो एग्जामिनर की चालाकी वो पहले ऑप्शन में ही रखा है। क्यों? क्योंकि आप गलती करें वो यही चाहता है ना। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं जो कि गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या होगा, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, बिल्कुल सही है, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है किसमें है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित, ये रेखांकित अंश है, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। अब गाइज यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापित आपको गाइज कहा जाए कि जो आपका मतलब ये जो क्वेश्चन है गाइस इसमें रेखांकित है वो हेतु है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें हेतु के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। अब देखो भाइयों के झगड़े का हेतु के स्थान पर अगर कहा जाए क्या रखा जा सकता है तो कारण। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे भाई ये जो शब्द दिया गया है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, और शब्द आपको क्या दिया गया है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट प्लीज वेट। चलो ठीक है, जो गाइज आपके सामने शब्द है समानार्थी शब्द चुनना है आकाश का। आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखो जो आकाश का पर्यायवाची होगा ये होगा अंबर। अंबर जो है गाइज ये आकाश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा शून्य भी आकाश का मतलब होता है, आसमान भी आकाश का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई आकाश के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अभ्र हो गया, आसमान हो गया, ऊर्ध्वलोक, गगन, व्योम, अनंत, पुष्कर, ये सभी जो है गाइज ये आकाश के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी गाइज अगर कहा जाए अतुल का पर्यायवाची तो अनुपम, अद्वितीय, उपमारहित, निरुपम, अद्भुत, अप्रतिम, इसके अलावा गाइज अतुलनीय, अनुपमेय।
अब अतुल्य का मतलब होता है गाइस जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। अद्वितीय मतलब जो क्या इस किसी दूसरे के जैसा कोई ना हो, है ना। अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना की जा सके, यही सब होता है। आगे अम्बक और अच्छी की जो पर्यायवाची हैं वो जो गाइस अम्बक और अच्छी एक ही होता है। अम्बक मतलब होता है आपका आँख, या अच्छी मतलब भी आपका आँख ही होता है, ठीक है। इसके पर्यायवाची है आँख, लोचन, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी। ये सभी जो है गाइस ये आँख के ही पर्यायवाची होते हैं। कुछ अलग से दिया गया है लेकिन मैं इसको नहीं देखूंगा, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जो स्त्री विद्वान हो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब मेरे प्यारे भाई जो स्त्री विद्वान हो उसे कहा जाता है विदुषी। क्या कहा जाता है, विदुषी कहा जाता है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे गाइस विदुर। विदुर जो है ये किसे कहा जाता है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, ठीक है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे कहा जाता है विदुर, ठीक है। और विधवा किसे कहा जाता है गाइस, जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो उसे कहा जाता है विधवा, ठीक है। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे कहा जाता है विज्ञ। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे कहा जाता है विजित, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त बिंदु गाइस यही क्या मतलब किसे कहा जाता है, अध्ययन किया हुआ अधीत, अनुभव प्राप्त अनुभवी। ये गाइस मैंने आपको शायद पहले बता रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने गाइस। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। यदि उचित विकल्प है तो अगर उचित विकल्प नहीं भरना है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। अब आपका कहने का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये है कि गाइस बहुत सुंदर और मधुर, इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब देखो, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था। ये गाइस कहा जाए एक तरीके से तो आदत की बात की जा रही है, यानी जब हमारी संस्कृति थी तो उस समय गुरु और शिष्य का संबंध जो है ये बहुत ही सुंदर और मधुर हुआ करता था। तो राइट क्या हो जाएगा, मधुर हुआ करता था। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है निष्पक्ष जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइज, अगर देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर निष्पक्ष जो है ये ऑप्शन 2 की तरह लिखा जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन 2 निष्पक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निष्पक्ष का मतलब होता है बिना किसी पक्ष का, ठीक है। जैसे गाइज आपको, हाँ एक बात आपको और बता दें गाइज कि कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहा जाता है, निष्पक्ष, ठीक है। लेकिन कभी कभी निष्पक्ष ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, तटस्थ। निष्पक्ष और तटस्थ जो है ये एक ही होता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट और दे दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप देखिए कुछ अलग से गाइस यहाँ पर शुद्ध वर्तनियाँ दी गई हैं। ये 10 वर्तनियाँ मैंने लिख रखी है, लेकिन मैंने थोड़ी गलती की है। गलती ये की है गाइस, मुझे ये जो अशुद्ध वर्तनी है इसको नहीं लिखना चाहिए था, है ना। तभी गाइस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये गाइस जो अशुद्ध वर्तनी है इसको मैं यहाँ पर ढक दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, दिवाली जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दुकानें, दुनिया, दूरदर्शन, दुर्व्यवस्था और गाइज आपका दुरुपयोग। अब दुरुपयोग में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी गाइज ये र जो है ये इस तरीके से होता है तो इसको आपको नहीं करना है। दुरु, दूल्हे, दूसरे और दृष्टा, ये सभी इस तरीके से लिखा जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए थे तो मैंने गाइस आपको सोचा कि बताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपके सामने, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मेरे प्यारे भाई आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि अरे जैसे ही उनके सामने ऑफिसर आए, यानी जैसे ही उनके सामने जांच की टीम आई
वो तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया, कहते हैं ना। बिल्कुल वही बात है मेरे प्यारे भाई, भीगी बिल्ली बनना मतलब समझते हो क्या होता है? सहम जाना, यानी डर जाना। जैसे गाइस अगर आप कहीं गए हैं और रात को देर से घर पहुंचे तो पक्का या भीगी बिल्ली बने रहेंगे, कहीं मम्मी डंडा ना उठा ले, है ना। तो बिल्कुल बात वही है मेरे प्यारे भाई, भीगी बिल्ली बनने का मतलब है डर जाना यानी सहम जाना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? सहम जाना, ठीक है। क्योंकि मम्मी की डर जो है बहुत ज़्यादा गाइस कहा जाए तो खतरनाक होती है, जो मम्मी की मार होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे गाइस आप देख लीजिए। चलता पुर्जा मुहावरे का अर्थ है चालाक बनना, ठीक है। और अलग है गाइस, जैसे वाक्य प्रयोग की बात छोड़ो, अलग ही गाइस जैसे हाथ पैर जोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ाना, ठीक है। कहते हैं ना, उन्होंने हमारे सामने हाथ पैर जोड़े तो मैंने उनको माफ़ कर दिया, यानी हमारे सामने गिड़गिड़ाया तो मैंने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। बाकी गाइस उड़नछू मतलब होता है गायब हो जाना। कहते हैं ना कि अरे भाई तुम तो यहाँ से इतनी जल्दी गई जैसे लगता है उड़नछू हो गई, मतलब गायब हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है हमें लग रहा है, तो हमें लगता है कि कम समय में अपने पूरे कवर करने चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब मेरे प्यारे भाई आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही लिखा गया है, तो आप किसी को भी कह सकते हैं। राइट क्या हो जाएगा? 1 या फिर 4, ठीक है। दुष्कर का मतलब होता है गाइज आपका दुसाध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके कुछ दिए गए हैं लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा गाइज, जब मैं आपको PDF दूंगा तो आप वहाँ पर खुद जा करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली का समानार्थी आपको बताना है, बिजली का समानार्थी आपको बताना है, यानी बिजली के पर्यायवाची आपको बताने हैं। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए गाइस, बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, सरवरी और यामिनी ये एक ही शब्द है, ठीक है। और जो सरवरी होता है या गाइस कहा जाए यामिनी होता है, ये जो है ये रात का पर्यायवाची होता है। रात के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे रात, रात्रि, रैन, रजनी, निशा, तमी, निशा, त्रियामा, ये सभी जो है गाइस ये रात के ही पर्यायवाची होते हैं, जिसे आप सरवरी भी कहते हैं या यामिनी भी कहते हैं। बिजली के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी और तड़ित, ये बिजली के अन्य पर्यायवाची हैं। अटवी के गाइस कहा जाए पर्यायवाची, तो अटवी का जो पर्यायवाची होता है ये होता है जंगल। जंगल जैसे गाइस कहा जाए जंगल, कानन, कांतार, ये विपिन, ये विपिन थोड़ी सी वर्तनी यहाँ पर गलत लिखी गई है। विपिन की वर्तनी जो है ये इस तरीके से होगी, ठीक है। ये विपिन की वर्तनी है। वन और वन ये सभी जो है गाइस ये जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी भाड़ झोंकना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय खोना, व्यर्थ समय खोना यही होगा। भाड़ झोंकने का अर्थ क्या होता है मित्र? व्यर्थ समय खोना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 2 दिन से डैश में ठंडक है। अब आपको बताना है 2 दिन से जलवायु में ठंडक है या शीत में ठंडक है या मौसम में ठंडक है या ऋतु में ठंडक है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब आप यहाँ पर जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 2 दिन से मौसम में ठंडक है। राइट क्या होगा? मौसम में ठंडक है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? मौसम आपका बिल्कुल करेक्ट भरा जाएगा, ठीक है। तो जो भी बता रहे मौसम बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहा गया है जिसको देख लीजिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कोई किसी को सिखाता नहीं है कि ऐसी उच्चारण करो। कोई त्रुटि नहीं है या है कोई? बताओ जल्दी, राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से जल्दी।
अब मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर समझ सकते हैं राइट क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि गाइज कोई किसी को सिखाता नहीं है कि ऐसे उच्चारण करो, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे उच्चारण करो, तो इस तरीके से आपका होना चाहिए, ऐसी नहीं होगा, ऐसे उच्चारण करो, तो यहाँ पर 3 में गलती है। राइट क्या हो जाएगा आपका विकल्प थर्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसको आप देख लीजिए। बहुत छोटा कर देंगे तो सही नहीं है। चलो, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बताना है यहाँ पर सही क्या होगा। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अच्छा की वर्तनी यहाँ पर गलत लिखी गई है, तो आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लागत है। भैया ये गलत है, ये अवधि शब्द हो गया, कहते हैं ना लागत है भागत है, ये सब गाइज आपका अवधि शब्द में आ जाएंगी। गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगते हैं, ये भी गलत है आपका। गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत सही। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। फिर से एक बार पढ़िए पूरा वाक्य, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, पोषक का विलोम शब्द होगा। पोषक का विलोम शब्द आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, 94 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। पोषक का विलोम शब्द जो होता है ये होता है शोषक। क्या होता है, पोषक का विलोम होता है शोषक। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षीण का विलोम होता है पुष्ट और दुर्बल का विलोम होता है सबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा राइट आंसर। अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सी और डी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपका राइट आंसर है। बताएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, जल्दी से आंसर दो मेरे प्यारे भैया। अब देखो परीक्षा की प्रणाली, जो प्रणाली है, जो गाइस परीक्षा की प्रणाली है, इसको बदलना चाहिए, तो राइट क्या हो जाएगा, प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आप, सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गद्यांश के रिक्त नंबर 1 के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा है, यह मानव जीवन की से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें मेरे प्यारे भाई, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है, क्या यह होगा, यह चाहत है, या संपद है, या क्रियाकलाप है। तो आप वैसे भी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि वायु प्रदूषण जो है ये सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, खतरा। वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है, ये मानव जीवन की, अब अगला देखते हैं पहले तभी समझ में आएगा। अब देखो, ये मानव जीवन की क्रियाकलाप या जिंदगी या शरीर या वक्त किससे जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे भाई वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है और ये मानव जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए गाइस, अगला जो विकल्प नंबर 3 है, इसमें क्या भरा जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, फिर से पूरा वाक्य पढ़िए तभी समझ में आएगा। वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है, यह मानव जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने की डैश, हलवाइयों की भट्टियां, रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियां, घंटों में जलने वाली अंगीठियां आदि अपने डैश तत्वों से पूरे मंडल को डैश कर देती हैं। अब आपको बताना है 3 नंबर पे क्या होगा। अब देखो, जो कल कारखाने की चिमनियां हैं, जो कल कारखाने की चिमनियां हैं, ये जो है गाइस, ये और हलवाइयों की भट्टियां, रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियां, घंटों में जलने वाली अंगीठियां आदि अपने, फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पर आप देखो, अपने
प्राकृतिक तत्वों से पूरे वायुमंडल फिडेस या अपने विषाक्त या क्या होगा। वैसे भी गाइस कहा जाए तो आपका हो जाएगा विषाक्त। क्या होगा? विषाक्त। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार पढ़ने से आपको क्लियर होगा। वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है, ये मानव जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने की चिमनियां, हलवाइयों की भट्टियां, रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियां, घंटों में जलने वाली अंगीठियां आदि अपने विषाक्त तत्वों से पूरे वायुमंडल को कर देते हैं। विषाक्त तत्व, क्योंकि गाइज आपने यहाँ पर पढ़ा कि कल कारखाने की जो चिमनियां हैं, चिमनियों से गाइज विषाक्त तत्व ही निकलते हैं, तो विषाक्त ही आपका यहाँ पर भरा जाएगा। अंगीठियां आदि अपने विषाक्त तत्वों से पूरे वायुमंडल को क्या कर देती हैं, वो गाइज अगला देखने के बाद पता चलेगा। पूरे वायुमंडल को दूषित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? दूषित कर देती हैं। तो यहाँ पर होगा आपका दूषित। ओके भैया, दूषित आपका राइट होगा। ओके मित्र, तो राइट आपका हो जाएगा दूषित। ये रहा गाइज आपके सामने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इसमें आपके मतलब पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना। तो मेरे प्यारे भाई आपके 25 क्वेश्चन हिंदी की कंप्लीट हुए। मैं जानता हूँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आपको समझाने में कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी है। एक भी कहा जाए गाइज 1% अगर इसमें कोई कसर रह गई है तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं गाइज। हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही हैं। आप जो भी गाइज आपके मन में सवाल है आप जरूर पूछिएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो गाइज ये पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जाकर के गाइज आप टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा फुल पीडीएफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैथ्स भी आपका इसमें दिया गया है विद सॉल्यूशन, रीजनिंग भी आपका इसमें विद सॉल्यूशन है, और जीके के भी क्वेश्चंस आपके विद सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है इस पीडीएफ में। फिर बिल्कुल फ्री मिल रही है मित्र, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि गाइस जो भी आपके लिए क्लासेस हो रही हैं, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है ये बनी हुई है। मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और गाइस कुछ क्लासेस की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है, तो आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। कैसी लगी है जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब तो करके ही जाएंगे, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर गाइस फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री आसुत जल यानी गाइस कहा जाए तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ध्वनि की अनुमानित गति होती है वो कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1498 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्तकाल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ स्थित है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है गाइस कि जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर अगर आप गाइज कोशिश करो समझने की तो समझ सकते हो कि दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है गाइस ये भारत में मुद्रा नोट को छापता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भैया कि जो मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है या गाइस जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है गाइस ये हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है।
राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। राइट क्या हो जाएगा, नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? टिन का प्रतीक आपको बताना है कि टिन का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SN। SN जो है गाइस ये टिन का प्रतीक होता है, ऑप्शन एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली जो है ये किस राज्य का लोक संगीत है, बताएंगे? जल्दी से बताने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। भटियाली, भटियाली जो है किस राज्य का लोक संगीत है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में से एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला वादक इसमें से कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कराए गाइस। देखो, जाकिर हुसैन, लतीफ़ अहमद और जो स्वप्न चौधरी हैं ये गाइस तबला वादक हैं, लेकिन अमजद अली जो हैं ये तबला वादक नहीं है। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? आपको बताना है कि इसमें से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह, गाइस ये पृथ्वी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे अब सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता, ये होगा। ठीक है, मैं इसको अभी के अभी ढक देता हूँ गाइस, इसमें क्या पूछने की बात है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में से किसे अब सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? वरुण ग्रह, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह है, लेकिन प्लूटो को नहीं माना जाता है। 4 आपका राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि फायरवॉल यानी कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो गाइस कथन सही नहीं है वो कौन सा है? नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है या किसे माना जाता है? अब देखो गाइस, इसमें अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है ये कौन सा होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। राइट क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो इसी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बनेस हो रहा होगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किस खिलाड़ी के सम्मान में 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? जो गाइस हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद सिंह, वो हॉकी से संबंधित हैं और 29 अगस्त को ही उनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त को उनका जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है और जो उस दिन उनका जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है उसी दिन को गाइस कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। राइट हो जाएगा मेजर ध्यानचंद सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया। कहने का मतलब है कि जो गाइस मुगल बादशाह शाहजहां हैं उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का क्या नाम है और उनकी याद में उन्होंने ताजमहल भी बनवाया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। और इसके अलावा गाइस आपसे यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि जो मुमताज़ महल हैं इनका असली नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? मुमताज़ महल का असली नाम क्या है गाइस, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा मुमताज़ महल का असली नाम जो है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान से सुनिए, अर्जुमंद बानो बेगम ये मुमताज़ महल का असली नाम है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था।
राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक जो है ये किसने लिखी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक है ये लिखी गई है गाइस महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी यम के गांधी। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? यम के गांधी करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे महीने में मनाया जाता है, यानी जो रंगोली बिहू त्यौहार है ये गाइस किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो अगर आप ध्यान दो गाइस तो रंगोली बिहू जो है ये असम का एक प्रमुख त्यौहार है और ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये गाइस आपका क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो मैं इसको अभी के भी हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो बताओ, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा जो है ये किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। गुजरात की सीमा जो है गाइज ये लगती है पाकिस्तान के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे मित्र। लंबा चौड़ा है क्या? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है गाइस कि कौन सी लागत होती है जिसे गाइस अगर पहले ही व्यय कर दिया गया हो तो उसे हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सी लागत होती है? वो होती है गाइस निम्नक लागत। क्या होती है? निम्नक लागत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न लागत। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्र। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। सभी जानते हैं गाइस कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये अगस्त 1942 से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये अगस्त 1942 से हुई। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाई। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? वो गाइज है मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो मित्र, ये आपके 20 क्वेश्चन जीके के दिए गए थे, ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी प्यारे भाई बहन हमारे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। चलिए बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं, तो चलिए अब इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपको गाइज यहाँ पर ये आपके सामने वाक्य है। अब इसमें आपको बताना है कि अध्यक्ष के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली, बताएंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो अध्यक्ष दिया गया है इसको अगर हम चेंज करें तो ये सभापति पर आ सकता है। क्या होगा? सभापति। ठीक है, तो सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। क्या हो जाएगा? सभापति के गले में। ए आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माँ ने डांट कर मुझसे, अब क्या बताएंगे? माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, खाया, नाचा या फिर भागा? क्या होगा?
माँ ने डांट कर मुझसे पूछा कि रात में तुम किससे बात कर रहे थे। राइट क्या होगा, माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, क्या होगा मित्र, पूछा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए बताएं। चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। अब आपको बताना है क्या होगा। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, या फिर चोर के पीछे पुलिस भागी यह उसे पकड़ नहीं पाई, अभी उसे पकड़ नहीं पाई, या अन्यथा उसे पकड़ नहीं पाई। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान दो गाइस, तो चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, क्या होगा यहाँ पर, परंतु। परंतु यहाँ पर आपका राइट होगा, चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। राइट क्या होगा, ए आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चलो बताओ। सामान्य का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सामान्य का विलोम, जल्दी से आंसर दीजिए मेरी प्यारे भाई। अगर देखा जाए तो सामान्य का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सामान्य का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, विशेष। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण का पर्यायवाची आपको बताना है, स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान दो गाइस, तो स्वर्ण का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। स्वर्ण मतलब होता है सोना, और सोना का पर्यायवाची होता है वो होता है कंचन, क्या होगा, कंचन। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट मित्र, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर गाइज। आई होप अब आपको ये गाइज बैकग्राउंड जो है ये बिल्कुल सही दिख रहा होगा। और हमारा मानना ये है गाइज कि अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं, अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं तो बैकग्राउंड बिल्कुल गाइज आप ब्लैक कर लें, या फिर एक तरीके से कहा जाए मेरे मित्र, तो आप जो मोबाइल में होता नहीं आई केयर है ना, देखा होगा आपने गाइस, कुछ पीली टाइप में हो जाती है पूरी स्क्रीन, है ना। तो गाइस आप उसे ज़रूर लगा लिया करें ताकि आपकी आंखों पर कुछ भी ज़रफ न जाए। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाज़ा, इसके बाद क्या भरा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो गाइस, किसी ने दरवाज़ा क्या होगा, खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ पर क्या होगा, खटखटाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विध्वंस जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो विध्वंस जो है ये गाइज आपका ऑप्शन 4 की तरह लिखा जाएगा। विध्वंस जो है ये कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब आपको ये बताना है, हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और राष्ट्रीय प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताएंगे इसमें गलती कहाँ है। मेरे प्यारे भाई अगर देखा जाए इसमें तो गलती कहाँ है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश का सबसे पुराना होना चाहिए, ना कि पुरानी। क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, ये होना चाहिए पुराना। हमारे देश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गलती किसमें है, सबसे पुरानी जो यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पर गाइस लिखा क्या गया है, बाल बाल बचना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। बाल बाल बचना, इस मुहावरे का अर्थ है संकट से कठिनाई से बचना, संकट में कठिनाई से बचना, संकट में कठिनाई से बचना। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंधकार का पर्यायवाची आपको बताना है, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा।
अंधकार का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। इसमें जो तिमिर दिया गया है ये अंधकार का पर्यायवाची होगा। क्या होगा? तिमिर। तिमिर जो है ये अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? शायद ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया है क्या है, बट ये होगा भी नहीं। चलो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में कोई एक सही है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइज, जो मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसे जीता ना जा सके उसे एक शब्द में कहा जाता है अजेय। क्या कहा जाता है? अजेय। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजेय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। और गाइस आपके सामने वाक्य क्या है इसको आप देख लीजिए। वाक्य आपके सामने है कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पर है। देखो गाइस, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो देखिए, मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। यहाँ पर में होना चाहिए, में, ना कि मैं। ठीक है, तो कुछ समझ में ना आया, कुछ समझ में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें गलती दी गई है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। गाइस, फूंक फूंक कर कदम रखना यानी कि सोच समझकर काम करना। क्या होगा? फूंक फूंक कर कदम रखना यानी कि सोच समझकर काम करना। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र? सोच समझकर काम करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। श्रद्धालु जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। श्रद्धालु, श्रद्धालु जो है गाइस ये किस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो दिया गया है श्रद्धालु जो है ये गाइस ऑप्शन 1 की तरह लिखा जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अविस्मरणीय। क्या होगा? जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अविस्मरणीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दिए गए गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर दीजिए और उसे पूरा अच्छे ढंग से भरिए। अब गाइज यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन तो शायद नीचे दिया गया है, बड़ी दिक्कत होगी इस तरीके से तो क्या करें? चलिए कोई बात नहीं। दीपावली भारत में जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनाया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या भरा जाएगा? दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महीने ऑप्शन में होगा शायद, कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के फिर क्या होगा? त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले क्या होगा? त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम जो है ये शुरू कर देते हैं या फिर आरंभ कर देते हैं, ठीक है, आरंभ कर देते हैं। इस दिन घरों और बाज़ारों को फिर क्या होगा? घरों और बाज़ारों को अच्छा सजाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, खूब सजाया जाता है। घरों और बाज़ारों को खूब सजाया जाता है। ये गाइस आपके सामने ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप गाइस इसकी PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट नाउ लिखा गया है, इस पर आप क्लिक करके गाइस आप हमारी अन्य क्लासेस को भी देख पाएंगे, ठीक है। तो मित्र ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अगर आप देखना चाहें तो गाइस आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है। वहाँ पर आपको इसकी
इसकी PDF जो है ये मिल जाएगी। ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम पर चेक कर लीजिएगा, वो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके मित्र, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सामने 5 प्रैक्टिस सेट मैंने कहा था कि एक वीडियो में करवाएंगे, तो यहाँ पर 5 प्रैक्टिस सेट में गाइज आपका GK का क्वेश्चन प्लस हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्लस गाइज आपके हिंदी के क्वेश्चन अलग से और भी मैंने करवाए हैं। तो मेरे प्यारे भाई आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हाँ, एक बात आपको और बताना चाहेंगे गाइस कि इसके पहले हमारी कई सारी मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आप हमारी मैराथन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDFs वगैरह मिलती हैं जो गाइस वो भी बताते हैं, और जो गाइस प्लेलिस्ट में क्लासेस हुई हैं वो सारी आपको टाइम टू टाइम मतलब जिस तरीके से चली हैं उस तरीके से आपको सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अब GK विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक GK के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।